हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, देखिए पहला प्रश्न है कि पढ़ना का क्रिया भेद है। इसमें से आपको पढ़ना का क्रिया भेद बताना है। कौन सा होगा? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस सेट को आप लोग पूरा लगाइएगा और अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे साथ साथ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है, ठीक है, जिसके साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि राम आम खाता है। अब इस वाक्य में देखिएगा, खाना क्या है? तो क्रिया है, और इसमें कर्म क्या है? तो कर्म इसमें आम है। राम आम खाता है, आम जो है इसमें कर्म है और खाना क्रिया है। और इसमें देखिए क्रिया का प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। राम क्या खा रहा है? तो राम आम खा रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया था कि वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म होती है या कर्म होने की संभावना होती है। तो इसमें कर्म संभावना होगी किसमें? जैसे कि राम पढ़ता है। अब देखिए राम क्या पढ़ता है? राम कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, चाहे वह किताब पढ़ रहा है, चाहे वह कोई लेटर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें कर्म की संभावना है। जैसे कि यहाँ देखिए पढ़ना क्या है? पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। क्लियर है? अच्छा, अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उससे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम हंसता है। अब इसमें देखिए, इस वाक्य में हंसना तो क्रिया है लेकिन इसमें कर्म है ही नहीं। इसमें कर्म जो है ही नहीं, इसीलिए क्रिया का प्रभाव इसमें सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि राम पे पड़ रहा है। राम हंसता है या मोहन हंसता है, ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पयोधी का समानार्थी शब्द इसमें से आपको बताना है। देखिए पयोधी का समानार्थी शब्द जो होता है ये समुद्र होता है। समुद्र का कुछ और पर्यायवाची शब्द जान लीजिए, जैसे कि एक पयोधी हो गया, दूसरा आपका सागर हो गया, तीसरा आपका उदधि हो गया, ठीक है, चौथा आपका वारिधि हो गया। ये सारे जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, इसे आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। कल ही मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कि कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? तो टोटल कारक के 8 भेद होते हैं और उनका विभक्त चिन्ह भी मैंने आपको बताया था। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर। तो अधिकरण का क्या होगा? में पर हो जाएगा। और संबोधन का हे, अरे, मैंने बताया था ना। तो अगर आप लोग को ध्यान होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता दिए होंगे। चलिए, चौथा प्रश्न है, और देखिए बिहार पुलिस के लिए हम लोग अलग से अपना एक प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 सेट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए वृद्धि का विलोम शब्द पूछा गया है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें से क्षय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है? शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द जो है ये भाववाचक है। कैसा है? भाववाचक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वे तत्सम कहलाते हैं। तत्सम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए भरपेट किस समास का उदाहरण है?
भरपेट में कौन सा समास है बताइए। भरपेट में जो है अव्ययी भाव समास है। क्लियर। कवि का स्त्रीलिंग रूप इसमें पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से। कवित्री होता है, ये लिखने का आपको सही इसका तरीका पता होना चाहिए कि कवित्री लिखा कैसे जाता है, वरना आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। अच्छा, बात व्यंजन की आई है तो साथ साथ स्वर भी जानना जरूरी है। स्वर कितना है, तो स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 है, ध्यान रखिएगा। तो का उच्चारण स्थान पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है, तो वर्ग का, ये दांत से होता है, यानी कि दंत से। ठीक है। अच्छा, क वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो क का कंठ से होता है। बोल के देखिए, क ऐसा कंठ पर जा रहा है आवाज, जोर थोड़ा कंठ पर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान जो होता है ये तालु से होता है। ठीक है, तालु से होता है। क्लियर। अच्छा, ये जो प वर्ग है, प वर्ग, ये च वर्ग है। ठीक है, ये च वर्ग है। प वर्ग का जो है, प वर्ग का किससे होता है, प वर्ग का, प वर्ग का ओष्ठ से होता है। जैसे पढ़ के देखिए, प ओंठ सट रहा है ना, फ ब ओंठ सट जा रहा है आपका, तो ये किससे होता है, प वर्ग का ओष्ठ से होता है। ठीक है, ओष्ठ से, ध्यान रखिएगा। क्लियर। और त वर्ग का मैंने आपको बता दिया किससे होता है, दंत से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, सबको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, ट वर्ग जो है, ट वर्ग, इसको भी जान लीजिए। ट वर्ग का किससे हो रहा है, ट वर्ग का मूर्धन्य से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है, मूर्धन्य, मूर्धा से। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जेरंड। अब देखिए, जेरंड जब भी होगा लास्ट में आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ से देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शन, इसमें से चुनना है। द खाली स्थान दिया गया है, ऑफ द कैट आर शार्प, बताइएगा। अब देखिए, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, पंजा। बिल्ली का पंजा जो है कैसा है, शार्प है। ठीक है। चलिए, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का एडजेक्टिव बताना है। अफेक्शन का एडजेक्टिव जो होगा ये क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये अफेक्शनेट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पार्टिसिपल, बताइएगा। हिज स्पीच वाज, बताइए क्या होगा यहाँ पर, हिज स्पीच वाज स्पेल बाउंड होगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स, खाली स्थान दिया गया है कार, तो ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। लेट अस प्ले, खाली स्थान चेस, बताइए। लेट अस प्ले, आर्टिकल भरना है, तो ए एन दी, यही तो आर्टिकल है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, द चेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माला लुक्स प्रिटी, इसमें से प्रिटी का एंटोनिम बताना है। तो प्रिटी मतलब सुंदर होगा, अगली मतलब बुरा होता है, बदसूरत होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। एप्लीकेशन का वर्ब बनाना है, तो अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करना। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, बताइए। इट इज़ नॉट ईजी, खाली स्थान दिएगा ऑल पीपुल। इट इज़ नॉट ईजी टू बी प्लीज ऑल पीपुल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, डी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 20 नंबर है कि राइट द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। थीप का प्लुरल क्या होगा, थीप का प्लुरल इसमें से थीप्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इस तरह से लिखा जाता है, याद रखेंगे आप, स्पेलिंग याद रखिएगा, थीप का बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखिए जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्लियर है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से, बताइए। विटामिन बी की कमी से क्या होगा, बेरी होता है। क्लियर, सबको ध्यान रखिएगा। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है ये फीमर है। फीमर जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है,
या स्टेप्स भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कहीं लिखा रहता है स्टेप्स। ये कान की हड्डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, तो ये रसायन जो है इसका नाम है KMNO4, यानी कि यह रसायन जो है कौन सा है, यह पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, यह पोटेशियम परमैंगनेट है, याद रखिएगा। चलिए जिस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है वो कौन सा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा बात कार्बोहाइड्रेट की आई है तो क्या आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है आपको, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, इसमें से ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, तो इसमें से देखिएगा तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, यह एक अधातु है और कार्बन का अपरूप है। अधातु होने के साथ साथ यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, अच्छा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120/80 mmGH, ठीक है। 120 जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है, सिस्टोलिक। और 80 को क्या कहा जाता है, 80 को डाईस्टोलिक कहा जाता है, 80 को डाईस्टोलिक कहा जाता है, सबको ध्यान रखिएगा। रक्तचाप मापा किससे जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलिए उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है आपको भी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स यह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो होता है ये एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विद्युत धारा को मापा किस यंत्र से जाता है, तो एममीटर से मापा जाता है, एममीटर से मापा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए हैजा किसके कारण होता है, हैजा जो होता है ये किसके कारण होता है, हैजा होता है किसके कारण, ये जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये क्या था, जॉन डाल्टन ने, किसने, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न कर लेंगे कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है, ठीक है, 78% होता है। अगर आर्गन का पूछा जाए तो 0.93% होता है। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाएगा तो 0.03% होता है। ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो लगभग ऑक्सीजन 21% होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, ढोकला बनाने में जो प्रयुक्त विधि है यह विधि क्या है, तो फ्रेंड्स यह किण्वन है, किण्वन, या फिर यहाँ पर देखिए खमीरीकरण दिया गया है, किण्वन या खमीरीकरण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कर लेंगे। 32 नंबर प्रश्न है हमारा कि टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, टाइफाइड जो होता है यह किसके कारण होता है, तो इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि यह जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी, यहाँ मैं लिखता हूँ साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इस जीवाणु से होता है। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है, आधुनिक टीवी का स्क्रीन जो होता है ये बना होता है किससे, तो प्रकाश उत्सर्जक वाले डायोड से, लाइट इमिटिंग डायोड से, ठीक है, एलईडी टीवी हम लोग बोलते हैं ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व की बनी होती है, तो फ्रेंड्स ये बने होते हैं नाइक्रोम के, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। विद्युत हीटर, विद्युत जो इस्त्री होता है, प्रेस होता है, ठीक है, आयरन जिसको कहते हैं, नाइक्रोम, ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है, ब्रुसेलोसिस बीमारी जो होती है यह जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है और यह ज़्यादातर बीमारी बिना पाश्चीकृत किए गए दूध पीने के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया था, चेचक के टीके की खोज किसने किया था,
चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा पहले बताइए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, वेरिसेला वायरस। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यह कौन था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह ने सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। ये सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फिरोज शाह, उसका नाम क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही। यहाँ मैं लिखता हूँ फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही, यह इसकी आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है? कौन सा जो वक्र है वह कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है? तो यह वक्र जो है ये कौन सा? तो लाफर वक्र हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेटा जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी। ठीक है, पहली सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो ये अनामुदी है। अनामुदी है जो अन्नामलाई पर्वत पर है। क्लियर है, अनामुदी अन्नामलाई पर्वत पर है। और डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 56(2) के तहत जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 है कि बक्सर के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर के युद्ध जो है यह किस किस के बीच हुआ था? तो इसमें मीर कासिम था एक तरफ, और मीर कासिम के साथ और कौन कौन लोग थे? तो मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों एक तरफ थे। दूसरी तरफ अंग्रेज थे, इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें हेक्टर मुनरो कर रहा था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेज होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। अच्छा, हर्यक वंश का अंतिम शासक, आखिरी शासक कौन था? तो ये नागदशक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नागदशक बिंबिसार का हर्यक वंश का आखिरी शासक था। क्लियर है। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग के बाद नंद वंश आया था, नंद के बाद मौर्य वंश आया था। तो इस तरह से थोड़ा क्रम भी आप साथ साथ याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो थे ये किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, राजा भोज जो थे ये परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। परमार वंश राइट आंसर हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। कौन था? उपेंद्र राज था। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बता दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, बता दीजिएगा इसका आंसर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है यह सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव ने किया था। अच्छा, एक आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथ साथ। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से, यानी कि इस ऑप्शन में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो अगर ऑप्शन में केरल रहता तो फटाक से आप केरल पर लगा देते, लेकिन ऑप्शन में तो केरल है ही नहीं। तो बताइए कौन सा इनमें से? इनमें से जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अगर विशालतम जनसंख्या पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था।
डेट सहित याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता को। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। धन विधेयक को बताइए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है और राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक लंबित कर सकती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा, और ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, बैंक जो होता है ना वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देखिए, जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं, यानी कि रेपो दर कहते हैं, ठीक है। और बैंक रिजर्व बैंक को जब देते हैं तो इसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं, इसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। दोनों को ध्यान रखना आपको। चलिए 51 के बाद 52 नंबर देखिए, यहाँ से है क्वेश्चन, नहीं 51 के बाद हमारा 52 यहाँ नीचे दिया गया है। रथ यात्रा त्यौहार है, बताइए रथ यात्रा त्यौहार है। रथ यात्रा त्यौहार जो है यह पुरी का है, उड़ीसा में रथ यात्रा होता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। मजलिस ईरान की संसद का नाम है। नेशनल पंचायत जो है ये नेपाल की है और डायट जापान की संसद का नाम है। चलिए राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, बताएंगे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। तो उत्तर मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो बादरायण हैं। कौन है, बादरायण है। अच्छा जैमिनी मैंने आपको बताया था यह पूर्व मीमांसा दर्शन के हैं, ठीक है। कनाद जो है यह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं और चारवाक जो है ये चारवाक दर्शन के हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट है कनाद वाला, कनाद का नाम रखेंगे, याद रखेंगे, ये वैशेषिक दर्शन के, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं, वैशेषिक दर्शन के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 यहाँ से दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे फ्रेंड्स कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था। तो ये समिति जो थी, इस समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति, यानी कि लक्ष्मीबल सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में इसका गठन किया गया था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु और इंदिरा कॉल जो है ये सबसे उत्तरी बिंदु है। चलिए बताइए कि भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है इंदिरा पॉइंट की, तो लगभग जो है 876 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा अगर पूर्वी कमांड पूछा गया है तब तो यहाँ पर आप आसानी से कोलकाता टिक लगा लेंगे। अगर आपसे पूछता कि सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, सेंट्रल कमांड का, तो सेंट्रल कमांड का लखनऊ में है, ठीक है। उत्तरी कमांड का पूछेगा तो उत्तरी कमांड का उधमपुर में है, उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर उधमपुर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिणी कमांड का कहाँ पर है, दक्षिणी कमांड का पुणे में है। अच्छा थल सेना दिवस मनाया कब जाता है, तो 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो निकोलो कोंटी आया था किसके समय में, देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं, बताइए। राज्यसभा के उपसभापति का, ठीक है, तो ये राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे, तो राज्यसभा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था। तो ये 1858 का है, ठीक है, अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के बाद ये हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, ठीक है, 1953 याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पहले किस स्थान पर मानसून आता है। अगर अंडमान निकोबार नहीं रहता तब आप केरल पर टिक लगाते, लेकिन अंडमान निकोबार दिया गया है तो आप ऑप्शन डी पर टिक लगाइएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर व्यापार नीति का निर्धारण, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। बाकी देखिए बैंकों के कार्य का कार्य, सरकारी बैंकर का कार्य, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, ये आरबीआई का जो है मुख्य कार्य है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है भाई, तो शक्तिकांत
कांत दास हैं, ठीक है, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों सम्मिलित हैं, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम है। अनहैप्पी इंडिया जो है ये किसकी पुस्तक है, तो अनहैप्पी इंडिया जो है याद रखेंगे लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गलत दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद का, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। तो इसमें से सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, ये किया था बताइए, आगा खान ने किया था, ठीक है, आगा खान ने किया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है यह कब हुआ था, 1986 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सी है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है ये कौन सी है, तो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है माधुरी पुरी बुच, ठीक है, माधुरी पुरी बुच इनका नाम है, ठीक है, याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका नाम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। आज जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया हुआ था उसी में यह प्रश्न मिल गया होगा आपको, तो 1986 में, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो ये महिला है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, ठीक है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, याद रखेंगे इनका नाम। चलिए हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। तो फ्रेंड्स यह राज्य जो बन गया है, कौन सा राज्य बन गया है बताइए, तो यह राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया। तो यह राज्य कोई और नहीं बल्कि केरल है, ठीक है। चलिए 74 नंबर है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। अमेरिका ने इसकी सदस्यता छोड़ दिया था लेकिन फिर से यूनेस्को में शामिल होगा अमेरिका। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कर लीजिए। देखिए 75 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखा है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया देहरादून में। उसके बाद देखिए किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को, सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। याद रखेंगे अल मोहेद अल हिंदी जो है यह भारत और सऊदी अरेबिया के बीच का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट, उसका नाम पूछा गया है डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम फास्ट इंस्पेक्टर है, फास्ट इंस्पेक्टर है। चलिए वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। अच्छा क्वाड में कौन कौन से देश हैं, तो इसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। याद रखिएगा 4 देश हैं, भारत में होगी इसकी मेजबानी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है, ये नेपाल ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा नेपाल ने किया है। उसके बाद देखिए गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग योजना, ठीक है, ये किस राज्य में फिर से शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में फिर से शुरू की गई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से
प्रश्न जो है ये आपका मैथ का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 83 से लेकर के 100 तक में। तो हम लोग जीके जीएस वाले पोर्शन की कवर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं फटाफट तब तक आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 120% हो जाएगा। इस वाले प्रश्न को एक बार ज़रा ध्यान से एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 85 नंबर का देखिए करेक्ट आंसर जो होगा इसमें से दिया गया है 85 का आंसर आपका 143 होगा, लेकिन कोई नहीं इसमें से आंसर होगा, ठीक है। चलिए 143 होगा उसका आंसर, ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 800 हो जाएगा। एक बार आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये नीचे से सॉल्व करते जाएंगे तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए 88 का राइट आंसर क्या होगा, 88 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा इसमें से कितना, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 40 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 90 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 62 सही 2/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 48.43 रन। चलिए 92 का देख लीजिएगा, 92 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 30%, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए 93 नंबर देखिए, 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 93 का ये आपका हो जाएगा इसमें से 216 रुपया। 94 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 17,966 रुपया। 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए क्या आएगा, वाई आएगा। उसके बाद देखिए 96 का करेक्ट आंसर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 97 का देख लीजिए, 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से TWN हो जाएगा। और 100 का 98 का देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 ये आसान है। 99 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बुधवार हो जाएगा। और फ्रेंड्स 100 आखिरी क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक इसमें कौन सा हो जाएगा, तो शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।